हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू एवरीबॉडी। लेट्स एक्सपीरियंस द एजुकेशन। तो जैसे कि हम अभी इस वक्त अपनी NIOS की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हमने अभी तक 2 वीडियोस देखे हैं जिनमें हमने पेपर 1 को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। फर्स्ट वीडियो में हमने MCQs सॉल्व किए थे और सेकेंड वीडियो से हमने शॉर्ट आंसर्स को सॉल्व करना स्टार्ट किया है जो 2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। तो अगर आपने दोनों ही वीडियोस नहीं देखे हैं या आपने प्लेलिस्ट को वॉच आउट नहीं किया है तो लिंक आई बटन पर शो हो रहा है, आप जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको मेरे इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ एंड साइंस भी मिलेंगे, तो अगर आप उन्हें भी वॉच आउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्कस करना आगे के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अभी हम 2 मार्क के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि जो क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस किए थे वो बायो रिलेटेड थे, तो आज जो हम कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रिलेटेड होंगे, बिकॉज सीक्वेंसली हम मूव कर रहे हैं और हमारा ये पेपर टोटल साइंस से बनता है, तो इसमें हर पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं। तो कितने पार्ट से किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है वो हम देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया था, मैंने यहाँ पर सिर्फ आंसर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था व्हाट इज मेंट बाय ब्यूएंट फोर्स, यानी ब्यूएंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, कब अप्लाई करते हैं, क्या डेफिनेशन है उस फोर्स की और वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन है, डिफाइन करना है और फैक्टर्स बताने हैं। बहुत ही ईजी है अगर हमें ये कॉन्सेप्ट आता है, पर बहुत ही टफ बन जाता है अगर हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ के नहीं गए या हमने पूरा इसे स्किप किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसे समझेंगे। सबसे पहले आप डेफिनेशन पार्ट पर मत जाइए जो मैंने लिखी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि ये होती क्या है। सपोज करिए मैंने एक बकेट ली जिसमें वाटर फिल है या कोई भी लिक्विड फिल है। ओके, अभी मैं नॉर्मल ले रही हूँ तो हम सबसे पहले ले रहे हैं वाटर, ठीक है। तो अगर मैंने एक बकेट ली उसमें वाटर फिल है, अब जब ये इस बकेट में वाटर फिल है और मैंने एक बॉल ली जिसका कुछ साइज है और मैं इस बॉल को इसके अंदर इमर्स करा रही हूँ, यानी कि इसमें डाल रही हूँ। तो जब मैं बॉल को बकेट में डालूंगी तो आप हमेशा हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अगर मैंने कोई बकेट ली और उसमें मैंने बॉल को इमर्स कराया है तो जो बॉल होगी वो कुछ ना कुछ स्पेस लेगी उस लिक्विड के अंदर, उस फ्लूइड के अंदर। जब वो स्पेस लेगी तो उस लिक्विड का कुछ वॉल्यूम बाहर आएगा। क्यों बाहर आता है? देखिए, वो वॉल्यूम राइज कर जाएगा या फिर अगर भरी हुई है पूरी तो बाहर आ जाएगा। क्यों ऐसा होता है? इसके पीछे जो फोर्स लगती है वो है ब्यूएंट फोर्स। क्या होती है ये? देखिए, अब ये जो बॉल है ये लिक्विड के अंदर जा रही है, तो लिक्विड इस बॉल को अपने अंदर आने से रेजिस्ट करेगा और जब वो रेजिस्ट करेगा यानी अपोज करेगा, उसको नहीं चाहिए कि ये बॉल अंदर आए, तो वो कोई ना कोई फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ धक्का देगा। सपोज करिए हम एक रूम में हैं, उस रूम का डोर लॉक्ड है, कोई अंदर आना चाहता है, अगर हम नहीं चाहते कि वो अंदर आए तो हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे कि वो गेट ओपन ना हो, ठीक है। उसी तरह से ये जो लिक्विड है ये अपनी वॉल्यूम लिए हुए है, उस वॉल्यूम में ये नहीं चाहता है कि किसी का भी इंटरफेरेंस हो, तो ये फोर्स लगाएगा। तो बॉल पर जो भी फोर्स लिक्विड फ्लूइड या जो कुछ भी भरा हुआ है उसके थ्रू लग रही है, वो फोर्स क्या कर रही है? उस बॉल के वेट पर लग रही है कि वो उस बॉल को अपोज करे, ये बॉल अंदर ना आए। ये जो फोर्स होती है इसे हम ब्यूएंट फोर्स कहते हैं। और ये किस डायरेक्शन में लग रही है? तो अब जरा देखिए, अगर हमारा लिक्विड नीचे है और बॉल अंदर जा रही है तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? ये लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह से हमारा जो डेफिनेशन हो जाता है ब्यूएंट फोर्स का, क्या होता है? ये एक फोर्स है। सबसे पहली बात तो ये फोर्स है एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स है तो देखो 2 चीजें होती हैं, कहाँ से लग रही है, किस पर लग रही है। ये फोर्स किस पर लग रही है? ऑब्जेक्ट पे। कहाँ से लग रही है? फ्लूइड से। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज होली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। एक ऑब्जेक्ट जो पूरी तरीके से या आधा डूबा हुआ इमर्स्ड है फ्लूइड पर, उस पर लगने वाली फोर्स को हम क्या कहते हैं? ब्यूएंट फोर्स। इस डेफिनेशन को मैं और कीवर्ड्स यूज करके बनाना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ, इट इज द फोर्स exerted on an object
by the fluid in which the object is immersed wholly or partially। तो यहाँ पर ये भी पता चल जाएगा किसके थ्रू लग रही है, वरना ये अंडरस्टूड है कि किसके थ्रू लग रही है। साथ ही साथ इट इज द फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इट इज द अपवर्ड फोर्स या थ्रस्ट। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की तरफ लग रही है, तो हम बता सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनसे आप अपनी डेफिनेशन को और अच्छा बना सकते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मल डेफिनेशन भी लिखेंगे तो इट इज अंडरस्टूड कि हमने क्या कॉन्सेप्ट समझाया है। क्लियर है? तो ये था हमारा ब्यूएंट फोर्स। अब ये ब्यूएंट फोर्स डिपेंड किस पर करती है, ये फैक्टर्स हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले तो फोर्स किस पर डिपेंड कर रही है, एक तो ऑब्जेक्ट पर और एक फ्लूइड पर हम यहाँ फैक्टर्स लिख रहे हैं। ऑब्जेक्ट के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, सबसे पहले ध्यान में लाते हैं। ऑब्जेक्ट के पास अपना खुद का क्या है, साइज है, उस साइज से रिलेटेड इसका एक वॉल्यूम है। तो यानी इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम या साइज है, तो उस साइज या वॉल्यूम पर कैसे डिपेंड करेगी, तो इस साइज या वॉल्यूम के होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, यानी कि जो हमारा साइज या वॉल्यूम है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे ब्यूएंट फोर्स बढ़ेगी, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ये ब्यूएंट फोर्स बढ़ेगी। किसका साइज, किसका वॉल्यूम, हमारे ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट आता है डेंसिटी। क्यों? अब हम फ्लूइड की बात करेंगे। देखो इसके पास तो साइज या वॉल्यूम ही था, इसके पास क्या है, फ्लूइड के पास, फ्लूइड की अपनी खुद की एक डेंसिटी है। वो डेंसिटी क्या करती है, डेंसिटी जो होगी वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा डेंस होगा लिक्विड उतना ही ज़्यादा उसका ब्यूएंट फोर्स होगा ऑब्जेक्ट पर। इसलिए हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे द फैक्टर्स upon which buoyant force depends are as follows. First is size or volume of an object, then हम उसे लिखेंगे that the buoyant force is directly proportional to the size or volume of an object. जब हम इस चीज़ को लिखेंगे तो second number is density of fluid. So the buoyant force is directly proportional to the density of the fluid in which the object is immersed. Simple है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर ग्रेविटी भी तो कोई रोल प्ले कर रही होगी, ग्रेविटी भी लग रही होगी, तो उस पर क्या रोल होता है, सो इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस प्लेस पर, जिस प्लेस पे सारा तामझाम हमारा सारा सिस्टम रखा है, उस सिस्टम पर, उस प्लेस पर जो भी ग्रेविटी की फोर्स है उसके भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ग्रेविटी बढ़ेगी तो ये ब्यूएंट फोर्स का हमारा जो वैल्यू है, जो उसका क्या कहते हैं, जितनी फोर्स लग रही है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट लास्ट हमारा आता है टेम्परेचर। अब यहाँ पर टेम्परेचर किसका, टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड के टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, फ्लूइड का टेम्परेचर यानी इस फ्लूइड का टेम्परेचर, फ्लूइड के टेम्परेचर के होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपका फ्लूइड का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ब्यूएंट फोर्स कितनी लगेगी, कम हो जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ब्यूएंट फोर्स कम होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा ब्यूएंट फोर्स बढ़ेगी। बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को लर्न करना। ब्यूएंसी का कॉन्सेप्ट क्या है, फ्लूइड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स कराया जाएगा तो उस पर फ्लूइड जो होगा वो उसको अपोज करेगा, तो जो फोर्स लगेगी वो हो जाएगी ब्यूएंट फोर्स। हम डेफिनेशन लिख लेंगे, द फोर्स और द अपवर्ड फोर्स acting on an object by the fluid and it is opposing। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में लिखे तो क्या लिखेंगे, इट इज द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फ्रॉम, और अगर हम सिंपल लैंग्वेज में लिखे तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन एन बॉडी और अपॉन एन बॉडी which opposes
इट्स इमर्शन, यानी वो जहाँ इमर्स हो रहा है फ्लूइड में उसको अपोज करता है और कहाँ से लग रहा है, फ्लूइड से लग रहा है। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो बहुत ईजी है। सबसे पहले उठाते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के पास क्या है, साइज और वॉल्यूम, साइज और वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फ्लूइड के पास क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर उसके बाद आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वहां पर ग्रेविटी भी होगी, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर हमारा जो टेम्परेचर होता है फ्लूइड का उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इतना हमें क्लियर है, हम समझ गए क्या फैक्टर्स और क्या डेफिनेशन है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मोलर मास का कॉन्सेप्ट, यानी हमें सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज मोलर मास, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्यूलर मास एंड व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर। अब 2 मार्क के क्वेश्चन में हमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमें इनके आंसर्स देने। तो सबसे पहले तो मोलर मास क्या होता है, चलिए देखते हैं। मोलर मास, जो हमारा मोलर मास होता है, ये जो मोलर मास है ये आखिर है क्या। तो देखिए सिंपल फंडा है। पहले तो डेफिनेशन देखने से भी पहले हम न्यूमेरिकल में यानी हम फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं देखते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, कैपिटल एम यानी मोलर मास इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एन। स्मॉल एम क्या है हमारा, स्मॉल एम है हमारा मास ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड जो भी है, ठीक है। और हमारा स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो यानी सिंपल क्या बना, मोलर मास क्या है, मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं इसे डेफिनेशन में लिखूं तो मैं क्या लिख दूंगी, मैं लिखूंगी द मास ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड divided by number of moles is called molar mass, its molar mass। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी, फॉर्मूला भी साथ में है। इस तरह से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम इसे और छोटा करना चाहते हैं तो एक्चुअल में हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि 1 मोल पर कितना मास है वही तो हम निकाल रहे हैं, यानी n नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास होता है ये, तो 1 मोल के लिए कितना मास है यही तो निकाल रहे हैं ना डिवाइड करके। तो हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड मोलर मास। हम 1 मोल का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर मोलर मास की डेफिनेशन हो गई है कि द मोलर मास इज द मास ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, गिवन कंपाउंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स। ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास से डिफरेंट कैसे है। तो देखिए एक साइड में लिखती हूँ मोलर मास, दूसरी साइड में लिखूंगी मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो सबसे पहले तो आ जाएगी डेफिनेशन। मोलर मास क्या होता है, अभी हम इसकी डेफिनेशन लिख चुके हैं, मैं इसे सिंपल फॉर्मूले में ही लिख रही हूँ। मोलर मास में आप डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड मोलर मास। जब मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो लिखेंगे द सम ऑफ atomic masses is called molar mass। यानी हम जब सम निकालते हैं तो हम उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। सम ऑफ एटॉमिक मासेस को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, जबकि हम मास को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स से तो हम क्या कहते हैं, उसको मोलर मास कहते हैं। सिंपल जो हमारा मास होता है यानी कि
जो किसी भी एलिमेंट का मास होगा हमने उसको देखा, यानी हमने उसे मेजर किया, जो आया वो मॉलिक्यूलर मास है। पर अगर हम उसमें से नंबर ऑफ मोल्स का उससे डिवाइड करते हैं, यानी वन पर्टिकुलर मोल का मास निकालते हैं, तो वो मोलर मास होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो हो जाएगा इसका यूनिट, यानी हमारे मोलर मास की यूनिट क्या हो जाती है, ग्राम पर मोल, बिकॉज मास ग्राम में था और ये मोल में। यहाँ जो हमारा मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती है वो होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, तो ये AMU होती है। ठीक है, दोनों चीज़ों में हमें डिफरेंस समझ में आ गया है कि हमारा जो मोलर मास होता है उसकी क्या डेफिनेशन है और मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसकी यूनिट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो किसका होता है, एक पर्टिकुलर एटम का होता है, और जो मोलर मास होता है वो किसका होता है, एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स का होता है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा, मोलर मास इज द मास ऑफ एवोगेड्रो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड। पर मोलिकुलर मास जो होता है वो हमारा होता है सिंगल एलिमेंट का मास। तो ये कैसा होता है, ये होता है मास ऑफ सिंगल एलिमेंट, जबकि यहाँ पर ये होता है मास ऑफ एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ पॉइंट्स जिनको हम लिखेंगे डिफरेंसेस में। तो हमारे पास मोलर मास क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका डिफरेंसेस क्या हो गए वो हमने देख लिया है। अब लास्ट एक पार्ट और इसमें ऐड ऑन किया गया था, वाटर का मोलर मास। तो हम वाटर का मोलर मास किस तरह से निकालेंगे, चलिए देखते हैं। बहुत ही इजी वे में हम वाटर का मोलर मास निकालने वाले हैं। वाटर का फॉर्मूला होता है हमारा H2O, ठीक है, यानी 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो मोलर मास निकालने के लिए सबसे पहले हमें इनके एटॉमिक वेट्स पता होने चाहिए। एटॉमिक वेट्स पता होने के बाद हम उसका करेंगे मल्टीप्लाई, कितने पोर्शन है इसके, हाइड्रोजन का कितना पोर्शन है 2 और हाइड्रोजन का मास हो गया 1, प्लस ऑक्सीजन है 1 और ऑक्सीजन का हो गया 16। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 2 + 16। तो यहाँ पर वाटर का मोलर मास हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। तो हम इस तरह से मोलर मास निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, कितना पोर्शन है और क्या एटॉमिक वेट है उनका। एटॉमिक वेट वी कैन फाइंड आउट यूजिंग द पीरियोडिक टेबल, यानी हमें एटॉमिक वेट्स लर्न होते हैं। तो हमने वाटर का मोलर मास यहाँ पर निकाल लिया है। तो सिंपल इस क्वेश्चन में आपसे 3 पार्ट पूछे गए थे। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस क्या होता है, वाटर का मोलर मास क्या होता है। तो हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेने वाले हैं वो है फिजिक्स से। तो चलिए देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का लेने वाले हैं, इसमें हमें 2 यूनिट्स, 2 क्वांटिटी दी गई हैं। एक तो दी गई है फोर्स और दूसरी दी गई है वर्क। इन दोनों की हमें निकालनी है SI यूनिट। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं जल्दी से इनकी SI यूनिट, जो कि बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। इसकी डेराइव्ड यूनिट, यानी हमें डेराइव्ड यूनिट क्यों फाइंड करनी, क्योंकि ये डेराइव्ड क्वांटिटीज़ है। क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, बिल्कुल नहीं है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = m × a, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जब मैं यूनिट की बात करूंगी तो यूनिट ऑफ फोर्स विल बी यूनिट ऑफ मास इंटू यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट क्या होती है, kg, हमने पढ़ी है ना। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारी यूनिट क्या बन गई, kg, इंटू के लिए हम डैश लगाते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हमने एक नेम दिया है किस साइंटिस्ट के नेम पर, न्यूटन के नाम पर, दैट इज न्यूटन। ठीक है, तो यानी इसकी यूनिट क्या हो गई, कैपिटल N, दैट इज न्यूटन। तो हमने इसे फाइंड आउट कर दिया है। हम यहाँ पर भी इसे छोड़ सकते हैं, हम इसका नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं वर्क पर।
वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस। फोर्स की यूनिट क्या होती है, अभी हमने निकाली है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं सिंप्लीफाइड इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हमें इसे यूज करना है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, तो यहाँ पर क्या बन गया, kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो हो गया kg इंटू मीटर स्क्वायर प्लस पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हमने फिर अगेन एक साइंटिस्ट का नाम दिया है जो है जूल, जिससे हमारा वर्क की जो यूनिट हो जाती है वो हो जाती है जूल। ठीक है, तो ये हो गई हमारी यूनिट्स। तो हमने यहाँ पर फोर्स और वर्क की डिराइव्ड यूनिट को फाइंड आउट कर लिया है। आई होप दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए जो 2 मार्क में आते हैं। हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के पोर्शन को डिस्कस किया है। बचे हुए शॉर्ट आंसर्स को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आपने अगर पिछले क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल पर आपको डिफरेंट कंटेंट और भी मिलेगा, तो अगर आपको मैथ या साइंस में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे भी वॉच आउट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस को और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड टेक केयर, बाय बाय।